नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा आपका ट्रू क्राइम स्टोरी पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, क्राइम की सच्ची कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप अपने इस चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बन रहे और कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है वह भी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मेरा ये चैनल अभी नया है इसलिए मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज की कहानी शुरू करते हैं। बड़े मार्बल कारोबारी बनवारीलाल का इकलौता बेटा विशाल कोटा के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके 3 दोस्तों की आंखों पर लालच की ऐसी पट्टी बंधी कि उन्होंने उसकी हत्या करके मोटी फिरौती वसूलनी चाहिए, लेकिन वे ऐसा कर पाते इससे पहले ही। बुधवार 2 मई की रात के लगभग 9 बजे कोटा के पुलिस अधिकारियों की बैठक चल रही थी। मुख्य मुद्दा था मार्बल व्यवसाय परिवार के बेटे विशाल मेवाड़ा के अपहरण और फिरौती का। कोटा में नित नए अपराधों से सकपकाई पुलिस के लिए ये गंभीर चुनौती थी। दरअसल वाकया कुछ ऐसा था जो 2.5 साल पहले घटित रुद्राक्ष हांडा कांड के अंदेशों को बल दे रहा था, जिसमें फिरौती के लिए किए गए अपहरण में बच्चे की हत्या भी कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक अंशुमान भूमिया ने एक पल अपने अधीनस्थ अफसरों पर सरसरी नजर दौड़ाने के बाद कहना शुरू किया, आपके सामने फिर एक नया इम्तिहान है। हमें एक एक कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। बुधवार 2 मई की शाम करीब 7 बजे बोरखेड़ा के थाना प्रभारी महावीर सिंह जिस समय अपने थाने में बैठे थे, तभी लगभग 45-46 साल की रुआसी औरत कमरे में दाखिल हुई। कुलीन और संपन्न परिवार की लगने वाली उस महिला के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। महावीर सिंह ने उसे सांत्वना देते हुए पूछा, क्या बात है, आप कौन हैं और इस तरह परेशान और घबराए हुई क्यों हैं? परेशानी की तो बात यह है थानेदार साहब, मेरा बेटा गायब है, उसका अपहरण कर लिया गया है। महिला ने अपनी बात सिलसिलेवार बतानी शुरू की। साहब, मेरा नाम भूलीबाई है। मैं मार्बल कारोबारी बनवारीलाल मेवाड़ा की पत्नी हूँ। मेरा 19 साल का बेटा विशाल मेवाड़ा कोटा के योगीराज पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहा था। वह वहां से गायब हो गया। महावीर सिंह ने उन्हें पानी का गिलास थमाते हुए कहा, आप निश्चिंत होकर पूरी बात बताइए। एक ही बार में पानी का गिलास खाली करके महिला ने कहना शुरू किया, हम खैराबाद कस्बे में रहते हैं। मेरा बेटा विशाल कोटा में रहकर पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहा था। पति बनवारीलाल कारोबार के सिलसिले में सूरत गए हुए हैं। अपहर्ताओं ने मंगलवार 1 मई को मेरे पति को मोबाइल पर फोन करके 15 लाख की फिरौती मांगी है। पल भर रुकने के बाद भूलीबाई ने कहना शुरू किया, पति को मोबाइल पर पहला फोन दोपहर बाद 4 बजे आया, जिसमें एक आदमी ने विशाल के अपहरण करने की इत्तिला देते हुए 15 लाख की रकम का इंतजाम करने को कहा और इसके साथ ही फोन काट दिया। करीब 15 मिनट बाद फिर उसी आवाज में धमकी भरा फोन आया कि पुलिस को खबर की तो विशाल को जान से मार दिया जाएगा। इसके साथ ही फोन बंद हो गया। फिर उसके बाद कोई फोन आया। थाना प्रभारी महावीर सिंह के स्वर में हैरानी का भाव स्पष्ट था। रात 11-11:15 बजे मेरे पति का फोन आया। उन्होंने बताया कि 11:01 पर उनके पास आए फोन कॉल में कहा गया था कि रकम कहां लेकर आना है, इस बाबत अगले दिन शाम 4 बजे बताएंगे और इसके साथ ही फोन बंद कर दिया। आपके पति ने उन्हें क्या जवाब दिया? क्या कहते? भूलीबाई ने सुबकते हुए कहा, मेरे पति ने तो बड़ी आजिजी के साथ कहा कि तुमको जो रकम चाहिए हम देंगे, बस हमारे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगले ही पल भूलीबाई ने जो कहा वह चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया, मेरे पति इस बात को लेकर हैरान थे कि फोन करने वाला जो कोई भी था हमारे बेटे के मोबाइल से ही फोन कर रहा था। इसके साथ ही भूलीबाई फूट फूट कर रोने लगी। गहरी सांस लेते हुए महावीर सिंह ने कहा, कोई और बात जो आप कहना चाहें? हाँ साहब, भूलीबाई ने जैसे याद करते हुए कहा, साहब, मुझे फोन करने से पहले मेरे पति ने विशाल के मामा को फोन करके विशाल के अपहरण की खबर देने के साथ उसके कमरे पर जाकर उसे तलाश करने को कहा था। उसका मामा दिनेश कोटा में ही रहता है। दिनेश ने विशाल के कमरे पर जाकर देखा तो वह वहां नहीं मिला। दिनेश ने मेरे पति को तो ये बात बताई ही, मुझे भी फोन करके कोटा आने को कहा। बोरखेड़ा थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही फौरन इस घटना और घटनाक्रम के बारे में पुलिस अधीक्षक अंशुमान भूमिया को जानकारी दी। इसके बाद तत्काल पुलिस सक्रिय हो गई। आनन फानन में पुलिस अधिकारियों की बुलाई गई बैठक की वजह यही थी। भूमिया साहब को मालूम था कि इतने संपन्न परिवार के बेटे के अपहरण की बाबत जब लोगों को पता चलेगा तो लोग पुलिस को आड़े हाथों लेने से पीछे नहीं हटेंगे। अपहरण के इस मामले में किसी बड़े गिरोह का हाथ हो सकता है,
ये सोचकर पुलिस अधीक्षक अंशुमान भूमिया ने क्षेत्राधिकारी नरसीलाल मीणा और राजेश मेश्राम के अलावा सर्किल इंस्पेक्टर श्रीचंद सिंह, महावीर सिंह, आनंद यादव, मुनींद्र सिंह, लोकेंद्र पालीवाल, विजय शंकर शर्मा और एसआई महेश कुमार, एएसआई दिनेश त्यागी, कमल सिंह और प्रताप सिंह के नेतृत्व में 7 टीमों का गठन किया और विशाल के अपहर्ताओं का पता लगाने की जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर कुमार को सौंप दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर कुमार के निर्देश पर स्पेशल स्टाफ ने बड़ी संख्या में लोगों से गहनता से पूछताछ की। करीब 100 से अधिक टीवी फुटेज निकाले, लेकिन कोई काम की बात मालूम नहीं हो सकी। पुलिस को तब हैरानी हुई जब विशाल के कुछ दोस्तों ने बताया कि उनके पास विशाल का फोन आया था। उसने हमसे 2-300 रुपए की जरूरत बताते हुए पैसों की मांग की थी, लेकिन इससे पहले कि उससे इतनी छोटी रकम मांगने की वजह पूछते, उसका फोन संपर्क टूट गया। पुलिस ने अंडरवर्ल्ड को भी खंगाला, लेकिन लाख सिर पटकने के बावजूद पुलिस ऐसे किसी शातिर गिरोह का पता नहीं लगा सकी जिससे इस मामले में कोई जानकारी मिल पाती। इस मामले में पुलिस ने फिरौती के लिए कुख्यात गिरोहों का पुलिस रिकॉर्ड भी टटोला। तमाम पुलिस रिकॉर्ड जांचने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर कुमार इस नतीजे पर पहुंचे कि विशाल के अपहरण में कम से कम किसी नामी गिरोह का हाथ नहीं है। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करते हुए विशाल बोरखेड़ा के इलाके की आकाश नगर कॉलोनी में उसी कॉलेज में पढ़ने वाले मनोज मीणा के साथ किराए के कमरे में रहता था। पुलिस ने मनोज की गतिविधियों को पूरी तरह टटोला, लेकिन कहीं कोई संदिग्ध बात नजर नहीं आई। जिस समय पुलिस विशाल के रूम पार्टनर मनोज मीणा समेत अन्य दोस्तों से गहनता से पूछताछ कर रही थी, तभी इस बात का पता चला कि विशाल के दोस्ताना रिश्ते विक्रांत उर्फ हिमांशु, प्रदीप और विजेंद्र भाटी उर्फ लकी से कुछ ज्यादा ही गहरे थे। विशाल के मकान मालिक के मुताबिक इन तीनों लड़कों का विशाल के पास वक्त बेवक्त कुछ ज्यादा ही आना जाना था। ये सूचना मिलते ही पुलिस ने उन्हें पूछताछ के घेरे में ले लिया, लेकिन हर सवाल पर तीनों पुलिस को छकाते रहे। पुलिस को लगा भी कि कहीं यह उसका भ्रम तो नहीं, फिर भी पुलिस ने अपनी जांच की दिशा नहीं बदली। अब तक विशाल के पिता बनवारी लाल मेवाड़ा सूरत से कोटा लौट आए थे। उन्होंने पुलिस की जानकारी में इजाफा करते हुए बताया कि उन्हें मंगलवार को दोपहर बाद 4 बजे, फिर 4:15 बजे तथा बाद में रात को 11:01 पर फोन आए थे। रात को आने वाले फोन कॉल में अपहर्ताओं का कहना था कि फिरौती की रकम लेकर उन्हें दरा के निकट रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचना होगा। कब, ये बाद में बताएंगे। अपहर्ता का ये भी कहना था कि रकम मिलने के 1 घंटे बाद ही विशाल को छोड़ दिया जाएगा। बनवारी लाल ने ये सब बताते हुए पुलिस से यह शंका भी जाहिर की कि फोन कॉल जब विशाल के मोबाइल से की जा रही थी तो क्या उसे सुरक्षित मान लिया जाना चाहिए। गुरुवार 3 मई की सुबह जब पुलिस इसी मुद्दे पर मंथन कर रही थी, तभी एक ग्रामीण की सूचना ने अधिकारियों को स्तब्ध कर दिया। सूचना बोरखेड़ा से करीब 20 किलोमीटर दूर नोताड़ा और मानस गांव के वन क्षेत्र के बीच बहने वाली नदी की कराइयों में एक लाश पड़ी होने की थी। हजार अंदेशों में घिरी पुलिस के लिए ये सूचना चौंकाने वाली थी। पुलिस टीम तुरंत वहां के लिए रवाना हो गई। पुलिस के साथ विशाल के पिता बनवारीलाल भी थे। चंद्रलोई नदी का ये तटीय क्षेत्र हालांकि कुदरती रूप से मनोहारी था, जहां शहरी कोलाहल से उबे लोगों या फिर सैलानियों का आना जाना था। क्षेत्राधिकारी राजेश मेश्राम चंद्रलोई नदी की कराइयों के पास जीप रुकवा कर अपनी टीम के साथ नीचे उतर गए। तभी उनकी नजर 3-4 फुट ऊंची झाड़ियों की कतार की तरफ चली गई। वहां पर एक युवक औंधा पड़ा नजर आया। पुलिस के जवानों ने शव को सीधा किया तो बनवारीलाल वहीं पछाड़ खाकर गिर गए। शव विशाल का ही था। उसका चेहरा कुचल दिया गया था। लाश नमक की परत में लिपटी हुई थी। राजेश मेश्राम लाश पड़ी होने की स्थिति देखकर एक पल में ही भांप गए कि हत्या कहीं और की गई थी, लेकिन पुलिस को भटकाने के लिए लाश को यहां लाकर फेंका गया होगा। विशाल की हत्या बहुत ही निर्ममतापूर्वक की गई थी। उसकी गर्दन किसी तेजधार हथियार से रेती गई थी। संघर्ष का कोई चिन्ह नहीं था। घटनास्थल की सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद राजेश मेश्राम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसी दिन पोस्टमार्टम के बाद लाश मृतक के पिता को सौंप दी गई। यह अजीब इत्तेफाक था कि अभी शव के पंचनामे की कार्रवाई हो ही रही थी कि राजेश मेश्राम को एएसपी से सूचना मिली कि पूछताछ में अपराधी टूट गए हैं और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अपराध का ये तानाबाना 3 सनकी और खुराफाती लड़कों ने बुना था। आईटीआई डिप्लोमा कर चुका विक्रांत उर्फ हिमांशु बोरखेड़ा का ही रहने वाला था। आईटीआई में डिप्लोमा कर चुका विक्रांत इस हद तक सनकी था कि सनक में वह अपनी कलाइयों में ब्लेड मारकर खुद ही कई जगह अपने हाथों को जख्मी कर चुका था। ब्रिजेंद्र सिंह भाटी उर्फ लकी कोटा के नजदीकी कस्बे कैथून का रहने वाला था। वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी एक कंपनी में काम करता था और बोरखेड़ा में ही किराए पर कमरा लेकर रह रहा था। तीसरा साथी प्रदीप उर्फ बिन्नी रोजी रोजगार के लिए गोलगप्पों का ठेला लगाता था।
बिन्नी भिंड का बाशिंदा था और कोटा की मन्ना कॉलोनी में रह रहा था। सनक में तीनों एक से बढ़कर एक थे। तीनों लगभग 18 से 20 साल की उम्र के थे। पूछताछ में पता चला कि तीनों की हसरतों के पखेरु आसमानी उड़ान भरते रहे। नतीजतन मौजमस्ती और अयाशी के शौक के लिए जितना भी कमाते थे पूरा नहीं पड़ता था। तीनों की इस मंडली में विशाल शामिल हुआ तो बोरखेड़ा में ही रहने वाले विक्रांत उर्फ हिमांशु की बदौलत। दारूबाजी के महंगे शौक में संपन्न बाप का बेटा विशाल उनके लिए काफी काम का था। विक्रांत, बृजेंद्र और प्रदीप की साझा ख्वाहिश थी तो एक ही कि कोई ऐसा शख्स हाथ चढ़ जाए जिससे इतना पैसा मिल सके कि मौजमस्ती के लिए तरसना न पड़े। नशे के सुरूर में एक दिन विशाल का काल ही उसकी जुबान पर बैठ गया और वह कह बैठा, आज की पार्टी मेरी तरफ से। किस खुशी में? पूछने पर विशाल ने कह दिया, आज ही मेरे पिता को एक बड़े सौदे में भारी भरकम रकम मिली है, इसलिए जश्न होना चाहिए। फिर क्या था, तीनों की आंखों में लालच चमक उठा। पार्टी खत्म होने के बाद तीनों सन की सिर जोड़कर बैठे तो बदनीयती जुबान पर आ गई। तीनों की जुबान पर एक ही बात थी, अगर यह बड़ी रकम हमारे हाथ आ जाए तो मजे ही मजे हैं। लेकिन सवाल था कि कैसे? कैसे का आइडिया भी अनायास ही मिल गया। उनके लिए संयोग था और विशाल के लिए दुर्भाग्य की इत्तफाक से तीनों आपराधिक घटना पर आधारित क्राइम पेट्रोलर सीरियल देखते थे। एक कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित थी जिसमें पैसों की खातिर तीन सिरफिरे अपने दोस्त से ही दगा करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। फिरौती की घटना पर बुनी गई इस कहानी ने इन तीन तिलिंगों को भी दगाबाजी की राह दिखा दी। योजना बनाई गई कि शराब की पार्टी में विशाल को इतनी पिला दी जाए कि वह होश खो बैठे। फिर उसे काबू में करके उसके पिता से 15 लाख की फिरौती मांगी जाए। तीनों का मानना था कि इकलौती औलाद के लिए एक दौलतमंद बाप 15 लाख क्या 15 करोड़ भी दे सकता है। सवाल था कि विशाल बुलाने पर तयशुदा ठिकाने पर आ भी जाए और अपना मोबाइल भी इस्तेमाल न करना पड़े। ये योजना मंगलवार को कामयाब भी हो गई। इन लोगों ने सुबह 10 बजे बोरखेड़ा पहुंचकर एक सब्जी वाले के मोबाइल से फोन करके विशाल को बुलाया और वहां से उसे बृजेंद्र के रामराजपुरा स्थित खेत पर ले गए। सब्जी वाले को ये कहकर विश्वास में लिया कि भैया, हमारे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, इसलिए एक जरूरी फोन कर लेने दो। सब्जी वाला झांसे में आ गया। दोपहर 12 बजे रामराजपुरा पहुंचकर दारू का दौर चला तो विशाल को जमकर दारू पिलाई गई ताकि वह होश खो बैठे। ऐसा ही हुआ भी। नशे में बेसुध विशाल के मोबाइल से बृजेंद्र ने पहले विशाल को अपने कब्जे में होने की बात की, फिर 15 लाख की मांग करते हुए धमकी दी कि पुलिस को इत्तला दी तो बेटा जिंदा नहीं बचेगा। असहाय पिता बनवारी लाल ने सहमति जता दी तो उसे पैसे पहुंचाने का निर्धारित स्थान भी बता दिया गया। एसपी भोमिया साहब ने पूछा, जब बाप ने फिरौती की रकम देने का भरोसा दे दिया था तो बेटे को क्यों मारा? एसपी ने आंखें तरेरते हुए हड़काया तो विक्रांत ने उगल दिया, हमें डर था कि रकम देने के बाद विशाल हमारा भेद खोलने से नहीं चूकेगा, इसलिए उसे मारना पड़ा। कैसे और कब? एसपी ने पूछा। दरिंदे बन गए तुम लोग। कैसे मारा? हत्या तो हमने चाकुओं से कर दी थी, बाद में पहचान मिटाने के लिए उस पर नमक भी लपेट दिया। लेकिन उसने बिन्नी और लक्की की तरफ देखते हुए कहा, ये दोनों संतुष्ट नहीं थे, इसलिए लोहे की रॉड से उसके चेहरे पर इतने वार किए कि लाश पहचान में न आ सके। साहब, विशाल की हत्या तो हमने 2 बजे ही कर दी थी। फिर अटकते हुए विक्रांत ने बताया, इसके बाद लाश को बोरे में भरा और बाइक पर लाद कर नौदन बाईपास के पास चंद्रलोई नदी की कराइयों में डाल आए और घर आकर सो गए। नींद आ गई तुम्हें? एसपी भोमिया उन्हें नफरत भरी नजर से देखते हुए बुरी तरह बरस पड़े, तुमने तो शैतान को भी मात दे दी, लानत है तुम पर। एसपी भोमिया ने मामले का रहस्योद्घाटन करते हुए मीडिया से कहा, कैसी विचित्र बात है, ऐसे सीरियल से लोग जागरूक कम होते हैं लेकिन अपराधियों को अपराध के नए तरीके सीखने का मौका मिल जाता है। कथा लिखे जाने तक तीनों आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है वह कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।